मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। बेटा, जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू मुझे डॉक्टर को दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है। बिमला जी ने अपने बेटे अंकित से कहा, लेकिन अंकित तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक बिमला जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से अंकित की पत्नी मेघा बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती हैं क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना जरूरी है क्या? यूं तो कहेंगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूं दिन भर घर में घूमती रहेंगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। मेघा का गुस्सा देखकर बिमला जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गईं। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, ऊपर से बुढ़ापे का शरीर। नींद आंखों से गायब हो रही थी। अंकित सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं तो बहू से क्या उम्मीद करूं? बिमला जी की आंखों के कोरे गीले हो गए, शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह बिमला जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कहारती रही। सुबह के 10 बज गए पर किसी ने चाय पानी की नहीं पूछी। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। बिमला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गईं तो देखा अंकित अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। बिमला जी रसोई में गईं और पानी लेने लगी तो वो ही फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटी बहू ने पानी के लिए तरसा दिया है। एक बार उन्होंने टोक दिया तो मेघा बोली, मम्मी जी हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरी रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है। वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से अंकित से बोली, अंकित मुझे डॉक्टर के दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। यह सुनते ही अंकित भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है, दिखाने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो, घर का खाना खा रही हो और क्या चाहिए। बिमला जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई, फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूंगी। मेघा ने अजीब सा मुंह बनाया, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी करियर बनाना है। ठीक है,
बहू तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मेघा अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। बिमला जी चुपचाप कमरे में आ गई और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठाक कमाई थी, वो कपड़ों और गहनों से ज्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी। उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा। गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। बिमला जी हमेशा रस की सब्जियों में रोटियों की चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और दोनों बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी रीवा की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उनके पति की नौकरी विदेश में लग गई, तो वो वहाँ पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटी की शादी की। मेघा यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। मेघा जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर रीवा विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर बिमला जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। बिमला जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद मेघा में कोई बदलाव आएंगे, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी हो गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन विमला जी मंदिर में पूजा कर रही थीं और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर मेघा ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो प्रसाद ही चोरी कर कर खा रही है, तो और भी न जाने क्या क्या खाती होंगी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज बिमला जी फुट फुट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। मेघा उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में बिमला जी थक जाती थीं और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती थी तब भी मेघा उन्हें ताना देती रहती थी। ज्यादा काम करने की वजह से उनके हाथों पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों बिमला जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। अंकित और मेघा दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में बिमला जी के होने न होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बिमला जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कद्र नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरे करते थे, पर बिमला जी की जरूरतों की उपेक्षा करते थे। बिमला जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थीं, पर अंकित ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ
पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच बिमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो मेघा सामने खड़ी रहती थी और वो ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। रीवा के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। रीवा से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गईं, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। अंकित ट्रेन का टिकट बनवा रहा था, तभी मेघा आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या जरूरत है? स्लीपर में ही चली जाएंगी। पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। अंकित ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। बिमला जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुब्बारा ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने रीवा खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी, अब मत रो, मैं आ गई हूँ ना, और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बातें करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। रीवा की बात सुनकर बिमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाएं ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ ही चलना होगा। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? अंकित और मेघा से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलने भी नहीं चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी मम्मी को इतना तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी बिमला जी ने पूछा, तो मुझे घर से भी तो लेकर जा सकती थी। यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हों, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रही हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, अब मुझे बेटा बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? विमला जी ने कहा। आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। रीवा ने बोला। बिमला जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का
नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर अंकित और मेघा के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई है, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाएं। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। मेघा बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर अंकित को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेघा, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है। उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था। अंकित और मेघा ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और विमला जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गईं। दोस्तों, कोई भी माँ ऐसा नहीं करना चाहती है, पर जब बेटे बहू के अत्याचार ज्यादा ही बढ़ जाएं, तो ये कदम उठाना भी गलत नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।